विकोर और डोलोरेस एक ही साथ एक अजीब सी मौजूदगी को महसूस करते हैं। दोनों ने फौरन एक तरफ देखा और सामने खड़ा था वो एफीबो। उसकी नजरें सीधी उन दोनों पर थीं, ठंडी और बेमानी। डोलोरेस की आंखों में उलझन भर आई, जैसे पूछ रही हो ये कौन है। लेकिन विकोर, उसकी रगों में जैसे खतरे की घंटियां बजने लगी। वो समझ गया उन्हें देख लिया गया है। कुछ सेकंड बीते और किसी ने कुछ नहीं कहा। विकोर की नजरें अब सीधी एफीबो पर टिक गई थी। उस अजनबी की आंखों में कुछ तो अजीब था, कुछ जाना पहचाना। अब जब डांटेलियन ने उसका चेहरा इंसानों जैसा बना दिया था, विकोर उसकी असली पहचान पकड़ नहीं पा रहा था। तभी डांटेलियन ने अपनी पीठ सीधी की, आंखें बंद की और होठों पर एक अजीब सी मुस्कान। मगर उसकी मुस्कुराहट में डिसअपॉइंटमेंट था, क्योंकि अब उसे ये जानकर बुरा लगा कि सेंटेस को दूसरों की बातें चुपके से सुनने की आदत है। उस अमीर आदमी ने, जो अभी तक डांटेलियन से बात कर रहा था, बस अपनी हथेली पेट पर रखी और खामोश खड़ा रहा। सेंटेस की आंखें हैरानी से भर आई। वहीं दूसरी तरफ विकोर की नजरें जमीन पर गड़ गईं। उसकी मुट्ठियां जकड़ी हुई थी। उसे पता था ये इंसान नहीं, ये एक मॉन्स्टर है। डांटेलियन अब सीधा सेंटेस से पूछता है, तो क्या तुम अपने किसी क्लासमेट के साथ सीक्रेट रोमांस कर रही हो? डोलोरेस थोड़ी घबरा गई। उसने खुद को संभाला, पलटी, हाथ पेट पर रखे और बोली, ये सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। विकोर भी धीरे से पलटा और चुपचाप डांटेलियन को घूरने लगा। डोलोरेस की आंखों में अब चिंता थी। जो एम्बिग्युइटी थी उस सिचुएशन में, उसने उसे पकड़वा दिया था। डांटेलियन अब विकोर की आंखों में देखता है और फिर मुस्कुराता है। वो कहता है, एकेडमी यूनिफॉर्म, तो ऑर्फनेज में वॉलंटियर बनकर आए हो शायद। विकोर ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी नजरें, उसकी नफरत सब कुछ बयां कर रही थी। तभी डांटेलियन की आंखें चमकने लगी। उसके चेहरे पर शैतानी एक्साइटमेंट तैरने लगी। उसने गौर किया, विकोर का चेहरा चश्मे के पीछे छुपा सही, लेकिन बेहद खूबसूरत था। वो मुस्कुराया धीरे से, ये चेहरा, ये तो मेरी कलेक्शन का एक रेयर पीस बन सकता है। विकोर ने उसे घूरा, एकदम शांत मगर अंदर से धधकता हुआ। तभी वो अमीर आदमी, जिसने अभी तक कुछ नहीं कहा था, मुट्ठी अपने होंठों तक लाया और खांसा। डांटेलियन उस ट्रांस से बाहर आया, एक आंख खोली और फिर पलटा। माफ करना, तुम्हें इंतजार करवाया। वो आदमी कुछ बोले बिना आगे बढ़ गया। डांटेलियन ने जाते जाते हाथ बढ़ाया, सेंटेस की ओर देखा और मुस्कुराया। आज बहुत काम है, मैं चलता हूँ। एफीबो भी पलटा, फिर आगे की ओर बढ़ने लगा। विकोर और डोलोरेस दोनों चुप रहे, बस उन्हें जाते हुए देखते रहे। जैसे ही वो दूर गए, विकोर ने मुट्ठियां भींच ली। उसकी नजरें अब भी एफीबो पर टिकी थी, उस अजीब सी महक पर जो उसमें से निकल रही थी। डोलोरेस ने गुस्से में दांत भींचे। उसकी आंखें नीचे जमीन पर जमी थी। इंसानियत की ये हालत, ये कैसी करप्शन है, वो सोच रही थी। उसने पलटकर विकोर को देखा, हाथ एक ओर बढ़ाया और गुस्से से पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? विकोर बस चुपचाप देखता रहा। उसकी आंखों में एक ऐसी आग थी जिसे डोलोरेस समझ नहीं सकी। कई सेकंड बीते और वो कुछ नहीं बोला। डोलोरेस थोड़ी पीछे हुई। उसकी आंखें अब डर और हैरानी से भरी थी, क्योंकि पहली बार उसने वाइकर की आंखों में वो गुस्सा देखा जो शायद किसी और के लिए नहीं, उसी मॉन्स्टर के लिए था। विकोर ने नीचे जमीन की तरफ देखा। उसकी आंखों में पछतावे की एक सीधी सी झलक थी। एक शांत लहजे में उसने डोलोरेस से माफी मांगी। मैंने जैसा भी बर्ताव किया उसके लिए माफ करना, आगे से मैं और सावधान रहूंगा। इतना कहकर वो पीछे मुड़ा और धीरे धीरे ऑर्फनेज की ओर लौटने लगा। धूप की रोशनी उस पत्थर के गलियारे को चमका रही थी। डोलोरेस बस वहीं खड़ी रह गई, खामोश, उसे वाइकर को जाते हुए देखती रही। उसकी आंखों में अब भी सरप्राइज और कंफ्यूजन थी। विकोर का चेहरा तो शांत था, लेकिन उसके कंधों से एक अजीब सी नाराजगी छलक रही थी। वो इतना गुस्से में क्यों था? डोलोरेस के जहन में सवालों का तूफान उमड़ने लगा। दूसरी तरफ क्विल्टीरून इंडुला का ऑर्फनेज में एवरेज स्टे टाइम था करीब 2 घंटे। उसका असली काम था नोबल्स और मर्चेंट्स को इंडल्जेंसेस बेचना। एक दिन हमेशा की तरह एक नोबल ऑर्फनेज आया। कुछ बातचीत के बाद उसने क्विल्टी को एक बॉक्स थमाया। क्विल्टी ने बॉक्स लिया और फिर वही उसकी मीठी दिखावटी स्माइल। कभी कभी वो कोड परिवार को इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स और इंडल्जेंसेस की सेल्स अकाउंटिंग बुक्स भी भेजता था, एक सफेद कबूतर के जरिए। लेकिन विकर ने उस डव को रास्ते में ही मार दिया और उसकी चिट्ठी चेक की। मेल कंफर्म करता था कि वो चिट्ठी कार्डिनल हम्बर्ट यानी हम्बर्ट रनक्वोवाडिया कुआर्ड फैमिली के हेड को भेजी जा रही थी। वाइकोर को यह भी पता चला, क्विल्टी जब भी ऑर्फनेज के बाहर जाता था, उसके साथ हमेशा कोई ना कोई होता था। एक रोटेशन थी, 4 लोग, 3 मर्द, एक औरत। विकोर की सोच वहीं पहुंच गई। मास्क के साथ जब एफीबो दिखा था और फिर मास्क उतार कर, एक्सप्लोजन के बाद ऑर्फनेज में जो मास्क मिला था उसकी स्मेल भी उसी से मैच करती थी, बिल्कुल एफीबो जैसी। अब वापसी करते हैं प्रेजेंट में। विकोर ने धीरे धीरे अपना सिर झुका लिया और जमीन को घूरने लगा। उसके एक्सप्रेशन में एक तरह की हार थी, एक लॉस्ट सा लुक। उसे अंदाजा था बाकी बचे हुए 3 बॉडीगार्ड्स भी शायद एफीबो जैसे ही होंगे, यानी एडवांस्ड ग्रेजुएट लेवल या उससे ऊपर। और ऊपर से क्विल्टी खुद 10 एलाइट कॉर्प्स में से एक। सीधा क्विल्टी को एलिमिनेट करना सुसाइड के बराबर था। पहले उन 4 गार्ड से निपटना पड़ेगा, फिर उसकी बारी आएगी। तभी सैंचो, ट्यूडर और पिगी उस जगह पहुंचे और सामने का सीन देखकर सन्न रह गए। उनके सामने विकोर बैठा था, रिवर के पास, लकड़ी की पट्टी से ऑर्फनेज के बच्चों के गंदे कपड़े धो रहा था। बगल में कपड़ों की एक बड़ी टोकरी थी। सांचो ने आर्म्स फोल्ड की, आंखें बंद की और थोड़ी शर्मिंदगी महसूस की। हम तो बस पॉइंट्स कमाने आए थे और ये बंदा देखो जान लगा रहा है। ट्यूडर की मुट्ठियां बंद गई। उसके एक्सप्रेशन में अब डिटर्मिनेशन था। विकोर सिर्फ बच्चों की मदद नहीं कर रहा, वो तो एक हीरो बन रहा है। पिगी बस चुपचाप उसे देखता रहा। फिर थोड़ी देर बाद
तीनों ने एक साथ अपनी मुट्ठियां हवा में उठा। विकर ने उनकी आवाज सुनी। वो जो पानी में कपड़े धो रहा था थोड़ा चौंका। उसने हाथ से अपने गाल साफ किए और फिर नीचे देखने लगा। वो इतना गहराई से सोच में डूबा था कि उसे पता ही नहीं चला उसके दोस्त उसके पास आ चुके हैं। दिन में कुछ करना मुश्किल था, उसे रात का इंतजार करना होगा। अभी के लिए वो अपने काम पर ध्यान देना चाहता था। आसमान साफ था। थोड़ी देर बाद ऑर्फनेज के बच्चे मैदान में रन फ्लैट खेल रहे थे। एक बच्चा गेंद हवा में उछालता है, बाकी बच्चे उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं। हंसी, एक्साइटमेंट और एनर्जी हर तरफ थी। एक पेड़ के नीचे एक छोटी सी लड़की अकेली बैठी थी और चुपचाप बच्चों को खेलते देख रही थी। वो थी पैरी। कुछ मिनट बीते लेकिन वो खेलने नहीं गई, बस सबको देखती रही। तभी अचानक उसने अपना सिर मोड़ा और उसकी आंखों में सरप्राइज चमक उठी। किसी ने उसके बगल में बैठकर जमीन पर एक गेंद फेंकी। गेंद उछली, दीवार से टकराई और दूर जा गिरी। वो कोई और नहीं, विकोर था। विकोर पैरी के बगल में बैठा, एक हाथ घुटनों पर रखा और दूसरे हाथ से गेंद को जमीन पर उछालने लगा। पैरी चुपचाप उसे देखती रही। उसके चेहरे पर सवाल थे, ये क्या कर रहा है? विकोर ने गेंद उछालनी जारी रखी और धीरे धीरे पैरी की आंखों में क्यूरियोसिटी चमकने लगी। उसकी नजर अब उस गेंद पर जम गई थी। आंखें बस उसे फॉलो कर रही थी। विकोर की निगाहें उस मासूम क्यूरियोसिटी पर पड़ी और उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान फैल गई। ब्लॉक के बच्चे भी इसी तरह इस गेंद से खेलना पसंद करते थे। उसने गेंद उठाई, लेकिन सच्चाई ये थी वो कोई आम बॉल नहीं थी। वो था मैडम का अंडा। अब तक उसमें से कोई हैचिंग के साइंस नहीं आए थे और ग्रिप भी अच्छी थी। विकोर हमेशा इसे अपने साथ कैरी करता था, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि इसका इस्तेमाल इस तरह भी हो सकता है। उसने फिर से गेंद उछाली। पैरी की क्यूरियोसिटी अब और गहरी हो गई। वो बस स्टन्ड होकर देखती रही। ये गेंद इतनी बाउंस कैसे कर रही है? उसकी आंखों में अब एक्साइटमेंट था। खेलने की चाहत साफ दिख रही थी। उसने थोड़ी देर कोशिश की खुद को रोकने की, लेकिन आखिरकार उसने गेंद उठा ली। उसके चेहरे पर अब एक एक्साइटेड इनोसेंट सी स्माइल थी और फिर वो खुश होकर गेंद को बाउंस करने लगी। विकर, जो अब भी हाथ से अपने मुंह को छुए बैठा था, बस उसे देखता रहा और मुस्कुराने लगा। उसका प्लान काम कर गया था। उन दोनों के पीछे एक सीढ़ी पर सिंक्लेयर बैठी थी। एक हाथ उसने अपने घुटनों पर रखा था, दूसरा सिर के नीचे। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और एक धीमी सी सुकून भरी मुस्कान उभर आई। जैसा सोचा था, विकोर वाकई में अच्छा है। वो बुदबुदाई। उसकी आवाज सुनते ही विकोर ट्रांस से बाहर निकला, अपने मुंह से हाथ हटाया और थोड़ा चौंकते हुए पीछे मुड़ा। सिंक्लेयर वहीं बैठी थी। वो थोड़ा ब्लश करने लगी, लेकिन उसकी आंखों में अब भी हैप्पीनेस थी। तुम्हारे अंदर एक ब्लंट सा साइड है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। विकोर ने उसकी तरफ देखा भी नहीं, बस सिर घुमा लिया और सीधे पूछा, क्या चाहिए? सिंक्लेयर उठी, हाथ पीछे कर ली और उसकी ओर धीरे धीरे चलने लगी। मकसद तो ऑब्वियस है, वो बोली। वो विकोर के करीब आई, अपनी आंखें बंद की और एक प्यारी सी मुस्कान के साथ बोली, मैं बस तुम्हारी दोस्त बनना चाहती हूँ। वो उससे 1 साल छोटी थी और उसने कहा कि अगर विकोर को एतराज ना हो तो वो उससे कैजुअल टोन में बात कर सकती है। विकोर सामने देखने लगा, कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे से सिर घुमाकर शांत लहजे में बोला, जो करना है करो। सिंक्लेयर की मुस्कान और गहरी हो गई। उसका चेहरा लाल होने लगा। पैरी अब भी खुशी से गेंद के साथ खेल रही थी। सिंक्लेयर विकोर के और करीब आई और मजाकिया अंदाज में बोली, तुम्हें ब्रदर कहकर बुला सकती? विकोर ने सीधा जवाब दिया, थोड़ा अजीब लगता है। सिंक्लेयर ने हंसते हुए सिर हिलाया, ठीक है, अगली बार तक सोचती हूँ तुम्हें क्या बुलाना है। वो दोनों बातों में लगे थे और पैरी वहीं पास में हंसते खेलते गेंद उछाल रही थी। लेकिन तभी पैरी ने गेंद फिर उछाली और जैसे ही वो हवा में गई, उसकी दिशा कुछ गड़बड़ा गई। गेंद सामने की तरफ तेजी से उछली। पैरी की आंखों में कंसर्न आ गया। उसने तुरंत उसका पीछा किया। ग्रिड फेंस के पास, जो एस्चुरी कनाल के बगल में था, एक छोटा सा छेद था और अफसोस, गेंद उसी होल से होकर नीचे गिर गई, सीधा पानी में। पानी की आवाज सुनते ही विकोर और सिंक्लेयर दोनों की नजरें अचानक पैरी की तरफ घूम गई। वो दोनों चौंके और तेजी से ग्रिड के पास पहुंचे। सिंक्लेयर ने घुटनों पर हाथ रखे, थोड़ा झुक कर समझाया, बॉल एस्चुरी में चली गई है, अब कुछ नहीं हो सकता। पैरी ने दोनों हाथ मुंह के पास लाए। उसकी आंखों में चिंता और सैडनेस साफ दिख रही थी। जैसे ही उसे पता चला कि गेंद वापस नहीं आ सकती, उसकी आंखें भर आईं। उसने सीधे विकोर की तरफ देखा, क्या वो कुछ कर सकता है? यही सवाल उसकी आंखों में था। विकोर ने उसकी तरफ देखा और एक गंभीर लहजे में कहा, डोंट वरी, वो बस एक बॉल थी। लेकिन पैरी की नजरें अब भी जमीन पर थी और फिर वो धीरे धीरे रोने लगी। विकोर उसे देखता रहा, कुछ सोचने लगा। फिर एक छोटी सी मुस्कान के साथ उसने अपना एकेडमी यूनिफॉर्म अनबटन करना शुरू कर दिया। वो खुद को रोक नहीं पाया। वो बस पैरी को फिर से हंसते देखना चाहता था। उसी वक्त सफेद बूट पहने एक लड़की ऑर्फनेज के पास से गुजर रही थी। वो थी डोलोरेस। उसने अपने एक हाथ से अपनी कोहनी थामी, आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली। अब भी अपसेट थी वो। कुछ पल बाद उसने आंखें खोली और एक खोई सी नजर के साथ सोचने लगी। विकोर, उसकी यादें वापस जाने लगी उस कॉन्वर्सेशन की तरफ जो उन्होंने क्लब में नाइट हाउंड के बारे में की थी। उस समय विकोर उसे एक एरोगेंट इंसान लगा था, जो बिना वजह दूसरों को जज कर रहा था। इतना एरोगेंट कि उसे पनिशमेंट के तौर पर वॉलंटियर वर्क तक करना पड़ा था। लेकिन अब उसका पर्सपेक्टिव बदलने लगा था। कुछ घंटे पहले ऑर्फनेज में उसने ट्यूडर को देखा, पीठ पर एक बच्चा उठाए हुए। ट्यूडर ने एक हाथ आगे बढ़ाकर मुस्कुराते हुए कहा, किचन में मदद चाहिए थी? तो विकोर ने पहले जाने की पेशकश की। डोलोरेस किचन की ओर बढ़ी। बेहद संचो एक कुक की तरह कपड़े पहने हुए था, हाथ में एक बड़ी सी लाडल थी। उसने बड़ी विनम्रता से बताया, हम खाना बांट रहे थे लेकिन अब हॉट वाटर नहीं आ रहा। विकोर पाइप चेक करने गया है, उसने तो खाना भी नहीं खाया अभी तक। डोलोरेस पाइप रूम पहुंची। वहां मिला पिगी गले में टॉवल
टॉवल डाला हुआ। प्रेसिडेंट को देखकर पिगी खुश हो गया। उसने बताया कि विकोर थोड़ी देर पहले लॉन्ड्री करने गया है, पाइप्स भी उसने अभी ठीक किए हैं। उसके बाद डोलोरेस लॉन्ड्री पहुंची जहां बियांका मिल गई। काम एक्सप्रेशन के साथ उसने बताया विकोर अभी तक यहीं कपड़े टांग रहा था, लेकिन बच्चों ने उसे प्ले के लिए बुला लिया तो वो जिम की तैयारी करने चला गया। अब वर्तमान में डोलोरेस सीढ़ियों के पास खड़ी थी। उसका सिर थोड़ा झुका था, चेहरे पर कॉन्फ्लिक्ट साफ दिख रहा था। सबको लगता है विकोर अच्छा है, शायद मेरी जजमेंट गलत थी, लेकिन सच्चाई इससे भी गहरी थी। विकोर ने उसे जज नहीं किया था, वो खुद विकोर को अपनी प्रेजुडिसेस से जज कर रही थी। धूप उसकी पीठ पर पड़ रही थी और वो ऑर्फनेज से बाहर आकर सीढ़ियों की ओर बढ़ने लगी। उसने अपना हाथ सिर के पीछे रखा और याद आया, सब जानते हैं कि मेरी और क्विल्टी की नहीं बनती। अगर विकोर ने मुझे देखकर छुपने का डिसीजन लिया तो शायद माफी मांगनी चाहिए मुझे। कुछ सेकंड बाद उसने सामने देखा, विकोर, सिंक्लेयर और छोटी पेरी एस्चुरी के सामने खड़े थे। उसकी नजर विकोर पर पड़ी, चेहरे पर कंफ्यूजन था। ये सब क्या हो रहा है? विकोर अपना शर्ट उतार रहा था। सिंक्लेयर ने जल्दी से अपनी आंखें ढकी, लेकिन फिर भी देखना बंद नहीं कर सकी और धीरे धीरे वो ब्लश करने लगी। पेरी अपने सीने पर हाथ रखे रो रही थी। बॉल चाहिए। उसकी मासूम आंखें बस एक ही बात कह रही थी। वाइकर ने एकेडमी यूनिफॉर्म और बूट्स जमीन पर उतार दी, फिर एक गहरी सांस लेकर पीछे की तरफ रन अप लिया और एक लंबी छलांग मारते हुए सीधे गंदे एस्चुरी में कूद पड़ा। सिंक्लेयर, डोलोरेस और पेरी तीनों की आंखें एक साथ चौड़ी हो गई, मुंह खुले रह गए, कोई कुछ कह नहीं पाया। कुछ ही पलों बाद विकोर पानी से बाहर आया, हाथ में पकड़ा था वही गेंद। अब वो पूरी तरह गंदे पानी से भीग चुका था, गेंद भी कीचड़ में लथपथ थी। उसने उसे हाथ में उठाया, देखा और पेरी की तरफ मुड़ते हुए बोला, देखो मिल गई तुम्हारी बॉल, अब तुम्हें उदास होने की जरूरत नहीं। सिंक्लेयर ने अपना हाथ मुंह पर रखा, उसकी आंखों में हैरानी और गाल पूरे टमाटर जैसे लाल। उसने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था। डोलोरेस बस उसे देखती रही, स्पीचलेस। उसका चेहरा भी हल्के से लाल होने लगा। विकोर ने सच में उस बच्ची के लिए खुद को एस्चुरी में फेंक दिया? पेरी की आंखें भर आई, लेकिन इस बार वो आंसू दुख के नहीं थे। वो पहली बार किसी से इतनी केयर महसूस कर रही थी। उसने नीचे देखा, गेंद को देखा और फिर विकोर को। एक सुकून और एक नई सी फीलिंग उसके अंदर जागी। किसी ने आज सिर्फ उसके लिए कुछ किया था। कुछ दिन बाद धूप से भरी दोपहर में ट्यूडोर, सांचो और पिगी भी अपनी टास्क्स पूरी करके बाहर निकले और ऑर्फनेज के यार्ड में बच्चों के साथ खेलने लगे। यार्ड में उस वक्त एक अलग ही एनर्जी थी। हर कोई हंस रहा था, बच्चे खेल रहे थे और आसमान बिल्कुल साफ था। ट्यूडर जो अपने माथे से पसीना पोंछ रहा था, बच्चों की ओर देख रहा था और मुस्कुरा कर बोला, आज वॉलंटियरिंग का आखिरी दिन है। संचो एक हाथ कमर पर रखे, चेहरे पर चीयरफुल एक्सप्रेशन के साथ बोला, समय पता ही नहीं चला, कितनी जल्दी बीत गया। दूसरी तरफ पिगी थक कर हाँफ रहा था, शब्दों से ज्यादा उसकी चुप्पी बोल रही थी। ट्यूडर ने अपनी मुट्ठी बांधी, उसे आसमान की तरफ उठाया और मुस्कुरा कर बोला, चलो जब तक एनर्जी है खेलते हैं। थोड़ी दूरी पर एक पेड़ के नीचे वाइकोर बैठा था। उसने अपनी उंगलियां आपस में फंसाई और चुपचाप सोच में डूबा रहा। बिल्कुल बगल में पेरी बैठी थी। धूप की किरणें जमीन पर बिखरी थी और दोनों के चेहरे हल्के से चमक रहे थे। वाइकोर की नजर जमीन पर थी, उसकी आंखों में एक खोया हुआ भाव था। पेरी के हाथ में फूलों से बनी कोई चीज थी और उसकी नजरों में उदासी साफ दिख रही थी, क्योंकि आज विकोर का ऑर्फनेज में आखिरी दिन था। पेरी का चेहरा लाल था, उसकी सैडनेस उसकी मासूम आंखों में बस चुकी थी। उसने धीरे से सिर उठाया और चुपचाप विकोर को देखने लगी। विकोर ने भी सिर उठाया, चेहरा सीरियस था। दिमाग में अब भी डांटालियन को मारने का प्लान चल रहा था। लेकिन तभी पेरी धीरे से उसके पास आई, बिना कोई आवाज किए। उसने फूलों से बनी वो क्राउन विकोर के सिर पर रख दी। विकोर की सोच टूट गई। उसने चौंक कर सिर छुआ और हल्की कंफ्यूजन के साथ पूछा, ये क्राउन है? पेरी घबरा गई, उसके माथे पर पसीना आ गया। वो झट से हाथ हिलाने लगी, नहीं नहीं कहने के अंदाज में। फिर वो उसके पास आई और उसका हाथ थाम लिया। विकोर और ज्यादा कंफ्यूज हो गया, ये क्या करना चाहती है? पेरी ने उसका हाथ अपने एक हाथ में लिया और दूसरी उंगली से उसकी हथेली पर लिखना शुरू किया। थैंक यू। विकोर उसकी तरफ देखता रहा, आंखों में हल्की सी हैरानी थी। आज का दिन सच में खास था। पेरी ने उसकी तरफ देखा, धन्यवाद हमेशा मेरे साथ रहने के लिए और मेरी बॉल ढूंढने के लिए। विकोर ने मुस्कुरा कर कहा, धन्यवाद मत कर, मुझे अच्छा लगा इसलिए किया। पेरी ने अपना हाथ पीछे खींचा, कुछ पल सोची, फिर दोबारा उसकी हथेली पर कुछ लिखा। फिर उसने दोनों हाथ सीने के पास लाकर एक उदास नजर से पूछा, क्या हम दोबारा मिलेंगे? विकोर की नजरों में भी सैडनेस तैर गई। उसके दिमाग में डोलोरेस की बातें गूंजने लगी। कुछ दिन पहले जब वो उससे टकराया था, उसने कहा था, शुरू में सब बहुत फ्रेंडली थे और कुछ दिन बाद सब इतना बिजी हो गए कि कोई मिलने भी नहीं आया। मुझे थकान होती है उस दिखावटी अफेक्शन से और उन लंबी सेपरेशन से। पेरी फिर से जमीन की तरफ देखने लगी, हाथ अपने पेट पर रखे हुए। वो जानती थी कि वाइकोर एक डीमन हंटर था, उसकी जिंदगी कभी भी खतरे में पड़ सकती थी। विकोर जानता था वो कोई वादा नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी उसने धीरे से कहा, हाँ हम दोबारा मिलेंगे। पेरी ने तुरंत सिर उठाया, आंखों में उम्मीद और होठों पर रुकती हुई मुस्कान। हवा में पत्ते उड़ने लगे थे। विकोर ने एक सिंसियर नजर से उसकी तरफ देखा और कहा, जब तक मेरे पास एक और कल है मैं वापस आऊंगा। पेरी उसे देखती रही, बिल्कुल चुप। क्या ये सच में कहा वाइकोर ने? फिर उसने अपनी आंखें बंद की और धीरे से मुस्कुरा दी। थैंक यू वाइकोर, मैं उस दिन का इंतजार करूंगी। इसके बाद दोनों कुछ देर तक चुपचाप बैठे रहे, सिर्फ दूर के व्यूज को निहारते हुए, बिना कुछ कहे। कुछ घंटे बाद इंडिना ऑर्फनेज के मेन ऑडिटोरियम में सब वॉलंटियर्स इकट्ठा हुए। सांचो, पिगी, ट्यूडर और बियांका
सब वहाँ थे। एक वॉइस वहाँ गूंजी, धन्यवाद सबको जिन बच्चों ने अपने माता पिता खो दिए हैं, उनके लिए ये प्राइसलेस है। आप लोगों को जानकर इन बच्चों ने अपने माँ बाप की मौजूदगी महसूस की और अपने दिल के खालीपन को भर पाया। और ये सुनते ही पूरे हॉल में एक एक कर सबकी आंखें भर आई। हर वॉलंटियर अपने अंदर कुछ लेकर जा रहा था, लेकिन ऑर्फनेज ने उनसे कुछ और भी ज्यादा ले लिया था, उनका दिल। ऑडिटोरियम की भीड़ में सबसे सामने खड़ा वो इंसान जिसने सबको धन्यवाद कहा था, वो था क्विल्टी। उसने दोनों हाथ फैलाए, आंखें बंद की और एक हल्की मुस्कान के साथ बोला, अगर ये बच्चे सही तरीके से बड़े हो पाएंगे तो उसका श्रेय जाएगा आप सब वॉलंटियर्स को। उसी वक्त एक वर्कर डोनेशन का एक बड़ा बॉक्स धक्का देता हुआ अंदर आया। क्विल्टी ने हाथ बढ़ाया और एक नर्म मुस्कान के साथ बोला, इस बॉक्स के जरिए वही प्यार इन बच्चों तक पहुंचा दीजिए जो आपने पिछले 10 दिनों में महसूस किया। ये सुनते ही पिगी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपने चेहरे को दोनों हाथों से ढक लिया। वो अब रुक नहीं पा रहा था। उसके ठीक बगल में खड़ा था वाइकोर, जिसकी नजरों में हैरानी थी क्योंकि क्विल्टी वहां खुद आया था। विकोर ने अपने चश्मे को एडजस्ट किया और मन ही मन सोचा, ये हरामी शैतान की जुबान से शुक्रिया बोलता है, इतनी नरमी से दिलों में रिस्पेक्ट और गिल्ट दोनों डाल देता है। उसे पता था क्विल्टी और उसके लोग अब स्टूडेंट्स को धीरे धीरे मैनिपुलेट कर रहे हैं ताकि वो ऑर्फनेज के लिए डोनेशन करें। क्विल्टी के ठीक पीछे खड़े थे उसके 4 सबऑर्डिनेट, अब सब इंसानी चेहरों में, लेकिन एक शब्द भी नहीं बोले। क्विल्टी के चेहरे पर वही जेंटल स्माइल थी। अब जब उसके चारों आदमी वहां थे, विकोर समझ गया था अब इनकर्जन करना और भी मुश्किल हो गया है। उसकी नजरें अब क्विल्टी को घूर रही थी, एक पियर्सिंग इंटेंसिटी के साथ। मैं इसे मनमानी नहीं करने दूंगा। क्विल्टी धीरे धीरे सभी स्टूडेंट्स को डोनेशन के लिए मोटिवेट करने लगा। बातों में सॉफ्टनेस थी, लॉजिक था, इमोशनल वेट था और धीरे धीरे उसका प्लान काम कर गया। स्टूडेंट्स ने अपने गोल्ड कॉइन्स निकालने शुरू कर दी। एक लंबी लाइन डोनेशन बॉक्स के सामने लग चुकी थी। हर कोई खुशी खुशी डोनेट कर रहा था। पिगी, टूडर, बियांका, सांचो, सब। बस विकोर लाइन में नहीं गया और तभी सिंक्लेयर उसके पास आई। ब्रदर कहकर उसे पुकारा, अपने होंठों पर हाथ रखते हुए हल्के से मुस्कुराई और पूछा, तुम डोनेट नहीं करोगे? विकोर ने सीधा जवाब दिया, मेरे पास पैसे नहीं है। वो थोड़ी हैरान हुई, एकेडमी के स्टूडेंट होकर तुम्हारे पास पैसे नहीं? पर असल वजह ये नहीं थी। विकोर डोनेशन इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि वो पैसे एक डीमन को नहीं देना चाहता था। विकोर ने काल्म एक्सप्रेशन के साथ पूछा, तुम मुझे ऐसा क्यों बुला रही हो? सिंक्लेयर मुस्कुराई और बोली, तुमने खुद कहा था मुझे कोई और निकनेम देना होगा, और वैसे भी ये ठंडा सा बिहेवियर ठीक नहीं है। हम रिच हैं तो ऑर्फनेज के बच्चों की हेल्प तो कर सकते हैं ना, थोड़ी सी ही सही। विकोर की नजर वापस क्विल्टी पर पड़ी, फिर उसने गहरी सांस ली और बोला, पेरेंट्स जरूरी नहीं होते। इस दुनिया में सरवाइव करने के लिए इंसान को खुद ही लड़ना पड़ता है। माँ बाप सिर्फ बचपन में जरूरी होते हैं, जब तुम्हें दूसरों की मदद चाहिए होती है उसके बाद जरूरत नहीं रहती। सिंक्लेयर की मुस्कान धीरे धीरे फेड होने लगी। उसकी आंखों में कंसर्न आ गया। वो चुप हो गई, फिर धीरे से आगे बढ़ी और वाइकोर का हाथ दोनों हाथों में पकड़ लिया। उसने एक टेंडर गेज के साथ गहराई से उसे देखा और महसूस किया ये लड़का बहुत कुछ झेल चुका है। विकोर थोड़ा हैरान था, ये कर क्या रही है? सिंक्लेयर ने नर्म आवाज में कहा, तुम कभी मेरे घर आना, छुट्टियों में हम सब साथ बैठकर खाना खाएंगे। ये कहकर वो मुड़ी और भागती हुई वहां से चली गई। बच्चों से मिलने का बहाना देकर पीछे छोड़ गई विकोर को, जो चुपचाप सोच में डूबा रहा। उसने हाथ को चेहरे के पास लाकर देखा, ये लड़की सच में अजीब है, उसने सोचा। सिंक्लेयर अब बच्चों के बीच थी, उनके सिर पर हाथ फेर रही थी एक प्यारी मुस्कान के साथ। विकोर की नजर अब पूरी क्लैरिटी के साथ उसे ऑब्जर्व कर रही थी। एकेडमी में जो आइडेंटिटी उसने भेजी थी वो फेक थी। रिग्रेशन से पहले वो 4 साल तक एकेडमी की टॉप जीनियस थी। रिटन और प्रैक्टिकल दोनों एग्जाम्स में कभी फर्स्ट प्लेस नहीं छोड़ी थी, लेकिन जैसे ही ग्रेजुएशन हुई वो गायब हो गई। कोई नहीं जानता क्यों। अब सारे बच्चे वॉलंटियर्स की तरफ दौड़े चले आ रहे थे, खुशी से उन्हें गले लगाने के लिए। ऑर्फनेज की पहली मंजिल पर सबसे आगे खड़ा था क्विल्टी। उसके दोनों हाथ फिर से फैले हुए थे और उसी मीठी धीमी आवाज में उसने कहा, अब वक्त है धन्यवाद देने का जिन्होंने पिछले 10 दिनों तक इन बच्चों के साथ वक्त बिताया। चारों तरफ गुड बाय का इमोशन तैरने लगा। ट्यूडर ने एक बच्चे को गले लगाया, आंखें बंद की और रोने लगा। हर हफ्ते मिलने आऊंगा, उसने कसम खाई, तब तक जब तक तुम ग्रेट हीरो नहीं बन जाते, और उसके बाद भी मैं आता रहूंगा। संचो झुका, एक बच्चे के कंधे पर हाथ रखा, सिर पर हाथ फेरा और बड़े ही सिंसियर लुक में कहा, नॉर्थ में बच्चे ही फ्यूचर होते हैं, एम्पायर का भविष्य तुम पर टिका है, मेहनत करो, हार मत मानना। 3 छोटे बच्चे पिगी के पास आए। पिगी ने अपनी बाहें फैलाकर उन्हें गले लगाया और फिर से रोने लगा। मैं लौट कर आऊंगा, उसने वादा किया, इस बार बहुत सारा टेस्टी खाना लेकर। दूसरी तरफ बियांका एक छोटी लड़की का सिर सहला रही थी जिसकी आंखों में आंसू थे। बियांका की खुद की आंखें भी भर आईं। पता ही नहीं चला ये 10 दिन कैसे निकल गए। मैं इसे बेहद ज्यादा चाहने लगी हूँ। चारों तरफ गुड बाय के इमोशन थे, लेकिन एक इंसान अब भी चुपचाप खड़ा था, वाइकर। उसकी नजरों में जिज्ञासा थी। वो इधर उधर देखने लगा और तभी उसके सामने थी डोलोरेस। वो 2 बच्चों के सिर सहला रही थी। विकर ने धीरे से पास जाकर उसका ध्यान खींचा। डोलोरेस ने उसकी आवाज सुनी और आंखें चौड़ी हो गई। कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वो धीरे धीरे ब्लश करने लगी। उसके जहन में वही इमेज बार बार आ रही थी, विकर का वो सीन जब उसने
एस्चुरी से बॉल निकाला था। क्यों बार बार ये तस्वीर मेरे दिमाग में आ रही है? विकोर ने एक काल्म एक्सप्रेशन के साथ कहा, मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है। उसने डोलोरेस को गौर से देखा। क्या तुमने पैरी को कहीं देखा है? डोलोरेस थोड़ी देर चुप रही, फिर अपने गाल पर हाथ रखते हुए नजरें चुराई। आज सुबह तो देखी थी, उसने धीमे से कहा, लेकिन अब कहीं नहीं दिख रही। विकोर की आंखों में इंस्टेंटली अलर्टनेस आ गई और साथ में रेज। अगर डोलोरेस को भी नहीं पता तो जरूर कुछ हुआ है। उसने बिना कुछ कहे पीठ मोड़ी और चलने लगा। डोलोरेस ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन समझ नहीं पाई कि सब हो क्या रहा है। विकोर के जहन में सिर्फ एक ही इमेज थी, पैरी की वो हंसी, वो खुश चेहरा। वो क्यों नहीं आई? रास्ते में अचानक उसने चलना रोका और सिर घुमाकर क्विल्टी को घूरने लगा। क्विल्टी धीरे धीरे उसकी तरफ देख रहा था और एक जानबूझकर भरी मुस्कान उभर आई उसके चेहरे पर। दिस बास्टर्ड! विकोर के दिल में जैसे कुछ टूट गया। इस कमीने ने पैरी के साथ कुछ किया है। कई घंटे बीत गए, रात उतर आई थी, चांद बादलों के पीछे छिप गया था। वॉलंटियर रूम में सांचो और ट्यूटर दोनों वुडन बेड्स पर गहरी नींद में थे। ट्यूटर के सपनों में ऑर्फनेज ही था। मैं यहाँ से जाना नहीं चाहता, यही उसका ड्रीम था। उसी कमरे में एक और बेड थी और उस पर जो इंसान सोया हुआ था। अब उसने चादर हटाई और उठ गया। उसी वक्त ऑर्फनेज की चौथी बिल्डिंग, जो बच्चों का डॉर्मेट्री थी, वहां पहुंचे। क्विल्टी के चारों सबऑर्डिनेट्स, सभी के पास हथियार थे, चेहरे पर एक भी इमोशन नहीं। बिना आवाज किए चारों अलग अलग हॉलवेज की तरफ बढ़े। डॉम में 4 गलियां थी और हर एक ने एक हॉलवे पकड़ ली। कुछ देर बाद एफीबो नाम का सबऑर्डिनेट मेन हॉलवे से काफी दूर पहुंच चुका था। हॉलवे में अंधेरा था, चारों तरफ सन्नाटा। एफीबो आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक अंधेरे में एक शैडो, वो था विकर, अब नाइट हाउंड मास्क में। उसने अंधेरे से कदम रखा बाहर और बिना पलक झपकाए घूरने लगा एफीबो को। एफीबो को प्रेजेंस महसूस हुई। वो तुरंत मुड़ा, लेकिन विकर गायब था। एफीबो की आंखों में अलर्टनेस आ गई। कोई पीछा कर रहा है। उसने सामने देखा, विकर फिर वहां खड़ा था। धीरे से बोला, मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए। एफीबो हैरान रह गया, ये हो क्या रहा है? विकर की नजर उसके चेहरे में घुसी जा रही थी। बताओ, वो बच्चे कहाँ हैं जिन्हें डीमन के लिए फूड सप्लाई बनाकर रखा गया था? विकर की वो एक लाइन, वो बच्चे कहाँ हैं, बस सुनना था। एफीबो ने बिना कुछ बोले अपनी मेस निकाली और हमला करने की तैयारी में आ गया। उसे पता था अब हालात बिगड़ चुके हैं। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी। मेस को घुमाकर पूरी फोर्स से विकर की तरफ फेंका। अटैक जैसे जैसे पास आ रहा था, विकर बस गहरी नजरों से एफीबो को देख रहा था, बिल्कुल शांत, एकदम डेड साइलेंस। और फिर इनह्यूमन स्पीड में विकर ने एक कदम आगे बढ़ाया। पलक झपकते ही एफीबो का सिर काट दिया गया। एफीबो का शरीर वहीं जमीन पर गिरा पड़ा था। विकर ने उसके कटे हुए सिर को बालों से पकड़ लिया। ये कुछ नहीं बोलेगा, ये तो मर गया। विकर ने धीरे से अपनी तलवार निकाली। बिल्जेबुब्स ब्लेड। तलवार बाहर आते ही उसमें से एक डरावनी डेमोनिक एनर्जी फूटने लगी। विकर ने उसे गौर से देखा। अब समय बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं। लेकिन तभी विकर की नजर नीचे गई। एफीबो के चेहरे से धुआं उठने लगा। चेहरा धीरे धीरे पिघल रहा था, लेकिन विकर ने अब भी बालों से सिर पकड़ रखा था। उसके हाथ में अब ये जो चेहरा था वो गिरा नीचे। ये इंसान का चेहरा नहीं था, असल में वो एक मास्क था। सामने जमीन पर एफीबो का असली सिर लुढ़क रहा था। विकर एक पल के लिए बस वहीं खड़ा रहा, कुछ समझ नहीं आया। उसने अपने हाथ में मौजूद नकली चेहरे को देखा। ये इंसानी चेहरा नहीं था, एक नकली जिंदगी, एक नकली पहचान। अब विकर की नजर गई एफीबो के असल चेहरे पर, बिल्कुल डिस्फिगर्ड, एक आंख गायब, आधा चेहरा बिना स्किन के। और तभी विकर की आंखें सिकुड़ गई। ये चेहरा पेड्रो जैसा लग रहा है, लेकिन जब उसने और गौर से देखा, आंख के नीचे एक मोल था। विकर पीछे हट गया। नहीं, पेड्रो के चेहरे पर तो मोल नहीं था, लेकिन यादें टूटने लगी। रिग्रेशन से पहले विकर और पेड्रो एक रात जंगल में थे, कैंप फायर जला रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, बातें कर रहे थे। पेड्रो अक्सर उस रात एक बात करता था, मेरा छोटा भाई खो गया है, आइसोलेशन ट्रेनिंग के लिए गया था लेकिन लौटा नहीं। अब विकर को सच्चाई समझ आई। वो आइसोलेशन में नहीं गया था, वो डीमन का शिकार बन गया था, अनडेड में बदल गया था। विकर ने सिर उठाया। अब उसकी नजरों में सीरियसनेस था, क्योंकि किसी के कदमों की आहट पास आ रही थी। अंधेरे हॉलवे में विकर के पीछे पड़ा था एफीबो का लाश और सामने से हीव और फीडो निकल कर आ रहे थे। हीव ने अपने सिजर्स को शोल्डर पर टिका रखा था। फीडो ने अपनी डुअल सोर्ड्स बाहर निकाल ली थी। दोनों धीरे धीरे चलते हुए पास आने लगे। विकर उनकी ओर मुड़ा और एक नजर में समझ गया, ये दोनों शायद वही लोग हैं जिन्हें मैं कभी जानता था। हीव गहरी नजरों से घूर रहा था। फीडो सिर्फ खड़ा था, पूरी तरह साइलेंट। और फिर दोनों ने एक साथ अटैक स्टैंस ले लिया। विकर ने देखा अब बस एक ही रास्ता था, लड़ाई। विकर ने अपनी बिल्जेबब्स ब्लेड वापस निकाल ली और पूरी रफ्तार से उनकी तरफ दौड़ पड़ा। ये देखकर हीव और फीडो दोनों को एक झटका सा लगा, ये तो बिना एक भी पल गंवाए अटैक कर रहा है। फीडो ने अपने तलवार को पीछे खींचा और उसकी तलवार से निकली गहरी लाल एनर्जी। विकर की आंखों में अब सिर्फ एक ही आग थी, दंटालियन को खत्म करना है, इन दोनों को मारना ही होगा। विकर ने पूरी ताकत से एक हमला किया, एक तीखा जानलेवा स्लैश। लेकिन अंतिम सेकंड में दोनों डीमंस पीछे हट गए, बच निकले। विकर का बैलेंस बिगड़ा, अब वो थोड़ी देर के लिए डिफेंसलेस हो चुका था। दूसरी तरफ डीमंस ने मौका नहीं गंवाया। फीडो हवा में ऊपर आया, विकर पर सीधा झपटने लगा। नीचे जमीन पर हीव ने अपने सिजर्स उठाए, जोरदार स्विंग के लिए तैयार था। लेकिन तभी विकर को तुरंत एहसास हुआ, ये सही नहीं हो रहा। हीव और फीडो ने एक साथ जोरदार हमला किया और तेज धमाका, धुएं का गुब्बार और रात के सन्नाटे को चीरती आवाजें। पूरा हॉलवे एक काले खतरनाक स्मोक स्क्रीन में ढक गया। दूसरी तरफ एक पुराना मंदिर, जिसके छत में एक गोल छेद था और वहां से
से चांद की रोशनी उतरकर सीधी एक गॉडेस की स्टैचू पर पड़ रही थी। उस रोशनी के बीच खड़ी थी एक सुनहरे बालों वाली लड़की, डोलोरेस। उसने अपनी दोनों हथेलियां जोड़ी और उस गॉडेस से प्रार्थना शुरू की। स्वर्ग की देवी, हमें क्षमा करना, जैसे हम दूसरों को माफ करते हैं। प्रार्थना करते करते उसके दिमाग में एक छवि आने लगी। विकोर जो एस्चुरी के पानी में भीगा हुआ था, हाथों में वो रहस्यमयी ग्लोविंग ऑर्ब। डोलोरेस ने अपने आप को रोकने की कोशिश की। नहीं नहीं, मुझे इस बारे में नहीं सोचना चाहिए। लेकिन विकोर की छवि और भी साफ होती गई। अब उसकी सांसें तेज हो चुकी थी। उसने अपनी हथेलियां और कसकर चेहरे के पास लाई, आंखें बंद की और उसका चेहरा पूरा लाल हो गया, पके टमाटर जैसा। हमें टेम्पटेशन से बचाना और बुराई से दूर रखना। लेकिन ये प्रार्थना बिल्कुल काम नहीं कर रही थी। विकोर की तस्वीर अब उसके दिल में बैठ चुकी थी। डोलोरेस ने अपने चेहरे पर हाथ रख लिया और एक लॉस्ट सी नजरों के साथ सोचने लगी। मैं बार बार उसी के बारे में क्यों सोच रही हूँ? सच तो ये था, वो वाइकोर से प्यार करने लगी थी, लेकिन मानने को तैयार नहीं थी। उसने गहरी सांस ली और तय किया कि आज की प्रार्थना यहीं खत्म करती है। वाइकोर तो बस एक अच्छा जूनियर है, बस और कुछ नहीं। अपने दिल पर हाथ रखा, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वो सॉफ्ट ड्रीमी सी चमक थी। उसके मन में बस दो नाम घूम रहे थे, नाइट हाउंड और विकोर। लेकिन तभी धमाका, एक तेज आवाज से मंदिर की दीवार टूटकर चकनाचूर हो गई। डोलोरेस एकदम चौंकी। उसने सामने देखा, किसी का शरीर हवा में उड़ता हुआ उसकी तरफ आ रहा था। धुआं, मलबा, कंफ्यूजन और उस फ्लाइंग फिगर की पहचान जब सामने आई, उसके होश उड़ गए। ये तो विकोर है। अब वो पेंडेमिक मास्क पहने हुए था, लेकिन वो उसकी आंखें, वो चाल, डोलोरेस को एक पल में समझ आ गया। ये नाइट हाउंड है। विकोर ने जमीन पर गिरने से पहले अपने पैरों से खुद को रोका और जैसे ही स्मोक स्क्रीन हटने लगी, हैव और फेडो धीरे धीरे सामने आए। दोनों फिर से अटैक की तैयारी में थे। डोलोरेस के दिमाग में अब सवालों की बारिश होने लगी। विकोर यहाँ क्यों है? वो क्विल्टी के गार्ड से लड़ क्यों रहा है? उसने हाथ छाती पर रखा, दूसरा हाथ उसकी ओर बढ़ाया और आवाज दी, नाइट ब्लड हाउंड। ये सुनते ही विकोर का पूरा शरीर कांप उठा। उसकी आंखें डर से भर गईं। वो जैसे ही पीछे मुड़ा, सामने थी सैंटेस डोलोरेस। एक पल के लिए वो बिल्कुल कंफ्यूज रह गया। वो यहाँ क्या कर रही है? और उसी कंफ्यूजन में हीव ने अपने सिजर्स फेंके, सीधा वाइकोर के सीने में जा घुसे। विकोर कुछ भी रिएक्ट नहीं कर पाया। उसका शरीर हवा में उड़ा और जाकर सीधा स्टैचू के बेस से टकराया। डोलोरेस ने पीछे मुड़कर देखा। उसके चेहरे पर चिंता और डर साफ झलक रहे थे। विकोर अब जमीन पर गिरा पड़ा था। फेडो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा, फाइनल ब्लो देने के लिए, लेकिन डोलोरेस ने अपने डर को झटक दिया। वो सीधा उनके सामने खड़ी हो गई, दोनों हाथ फैलाकर डर से भरी आंखों से कहा, रुको। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उसका दिल कह रहा था, बात करके सब कुछ ठीक हो सकता है। डीमंस उसकी बातों से जरा भी नहीं हिले। उन्होंने बस उसे घूरा, अपनी तलवारों को और कसकर पकड़ा। अब ये लड़की भी रास्ते से हटानी पड़ेगी। डोलोरेस की रूह तक कांप गई, शरीर जैसे जम गया हो, लेकिन उसने अपनी आंखें बंद की, दांत बींच ली और खुद को मजबूत किया। मैं नहीं हटूंगी, नाइट हाउंड को मरने नहीं दूंगी। हीव और फीडो तेजी से उस पर झपटे, लेकिन तभी विकोर जमीन से उठा और बील्ज़ेबब्स ब्लेड को घुमाकर हीव का अटैक बीच में ही ब्लॉक कर दिया। विकोर के पास अब कोई दूसरी तलवार नहीं थी और उसने बिना सोचे अपना हाथ सामने कर दिया। फीडो की तलवार सीधे उसकी बाहें में घुस गई। तेज दर्द, लहू बहता हुआ, लेकिन विकोर की आंखों में एक भी शिकन नहीं थी। उसकी नजरों में सिर्फ सख्ती थी और सन्नाटा। पीछे खड़ी डोलोरेस धीरे से एक आंख खोलती है और जैसे ही उसकी नजर विकोर के जख्मी हाथ पर पड़ती है, उसका दिल दहल जाता है। डर और दुख दोनों उसके चेहरे पर एक साथ उभर आते हैं, लेकिन विकोर ने पीछे मुड़कर बिल्कुल शांत चेहरे से कहा, इसकी चिंता मत करो। और अगले ही पल उसने अपनी तलवार को घुमाया, हीव के सिजर्स को चूर चूर कर दिया। टूटे हुए ब्लेड के टुकड़े हवा में उड़ने लगे। हीव की आंखें कंफ्यूजन से भर गईं। ये क्या? लेकिन उससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, विकोर ने सीधा उसकी गर्दन में तलवार घुसा दी, इतनी गहराई तक कि हेवे हिल भी नहीं पाया, ताकि वो कभी उठ ही न सके। फेडो ने देखा कि उसका साथी मर गया है और अब विकोर के हाथ में तलवार फंसी हुई है। वो समझा कि अब वाइकोर बिल्कुल डिफेंसलेस है, इसीलिए उसने वाइकोर के हाथ से तलवार निकाली और फाइनल ब्लो के लिए कूद पड़ा। लेकिन तभी वाइकोर ने एकदम से घूमकर फेडो की गर्दन काट दी। तेज वार, एकदम सटीक, और अगले ही पल खून का फव्वारा चारों ओर फैल गया। डोलोरेस अब भी वहीं खड़ी थी। उसने अपने कंधों को जोर से पकड़ लिया, दांत भींच ली। उसकी आंखें अब भी डर से भरी थी। अब वाइकोर का पूरा सूट खून से लाल हो चुका था। कुछ ही पल में दोनों डीमंस के सर उनके शरीरों के पास गिर पड़े। विकोर उनके पास गया, नीचे झुककर ध्यान से उन्हें देखने लगा, लेकिन एक शब्द भी नहीं बोला। डोलोरेस ने अपने हाथ को मुंह के पास लाया। उसकी आंखों में चिंता थी। उसका हाथ तो बुरी तरह घायल है। वो धीरे से उसके पास आई, मुट्ठियां भींची और कांपती आवाज में पूछा, आर यू ओके? तुम्हारा हाथ, अभी इलाज करना जरूरी है। विकोर अब भी पूरी तरह सीधा खड़ा था। इट्स फाइन, चिंता मत करो। फिर उसने अपना चेहरा उसकी तरफ मोड़ा, एक शांत ठंडी नजर से उसे देखा। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो सैंटेस को यहाँ देखेगा, इस वक्त, इस जगह। डोलोरेस अब भी कॉर्प्स को देख रही थी, डर से भरे चेहरे के साथ। क्विल्टी के गार्ड्स ने मुझ पर हमला क्यों किया, जबकि वो जानते थे मैं कौन हूँ? विकोर ने उनकी तरफ इशारा किया, ध्यान से देखो। डोलोरेस ने एक नजर डाली और फीडो का चेहरा धीरे धीरे पिघलने लगा। उसने मुंह पर हाथ रख लिया। उसे घिन सी महसूस होने लगी। विकोर ने कहा, ये असली इंसान नहीं थे, ये तो अनडेड थे जो किसी और का चेहरा लगाए हुए थे। डोलोरेस की आंखें फटी रह गई। उसने कांपती आवाज में पूछा, ये सब कोवर्ट्स के साथ जुड़े लोग क्यों बन रहे हैं? मॉन्स्टर्स? वाइकोर का जवाब शांत था, तुम क्वेड्स की सेंटेस हो, तुम मुझसे ज्यादा जानती हो। डोलोरेस का चेहरा अब डर और कंफ्यूजन से भर गया। अब उसे साफ साफ दिख रहा था, ये सब क्विल्टी की साजिश है। वाइकोर ने धीरे धीरे हीव और फीडो का नकाब हटाया और ध्यान से उनके चेहरों को देखने लगा। फीडो काले बालों वाला
दाढ़ी वाला आदमी। विकोर को ये चेहरा जाना पहचाना लग रहा था। ये तो स्टैफर्डशायर बास्करविल है। पिटबुल ऑर्डर से अब यादें उभरने लगी। जब वाइकोर जंगल में गायब हो गया था, ये आदमी बच गया था। एडोल्फ मोर ने उसकी रक्षा की थी और बाद में इसने खुद को आइसोलेशन ट्रेनिंग में भेज दिया था। वाइकोर की आंखों में गुस्सा भरने लगा। उसने फीडो के शरीर को ध्यान से देखा। उसके सीने पर एक टैटू था डॉन कीहोते फैमिली का। अब उसकी आंखों के सामने सेट की मुस्कुराहट घूमने लगी। ये भी आइसोलेशन ट्रेनिंग में गया था। उसे याद आया कभी पहले वो 3 बहनों से मिला था, थकी हुई, टूटी हुई। उनमें से एक ने सिंसियरिटी से कहा था वो इस वक्त सिक्लूडेड ट्रेनिंग में है। वो अचानक अंकल एडोल्फ के सेंचुरी से चली गई और डार्क टेंपल ज्वाइन कर लिया, जहां अब वो सिर्फ मैजिक रिसर्च पर फोकस कर रही है। वो जगह अब खामोश थी, बस धुआं और लाश। लेकिन तभी किसी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और हवा में एक फायरबॉल बन गया, पूरा शरीर पट्टियों से ढका हुआ, चेहरा छुपा हुआ। उस रहस्यमय इंसान ने वो फायरबॉल सीधा कॉर्पसेस पर फेंक दिया और एक जबरदस्त धमाका हुआ। विकोर और डोलोरेस एक पल को हक्के बक्के रह गए। अगले ही पल वो इंसान एक के बाद एक फायरबॉल्स फेंकता गया। पूरी जगह टुकड़ों में बिखरने लगी, छत से पत्थर गिरने लगे, जमीन कांपने लगी, हर कोना अब आग की लपटों में घिर चुका था। विकोर ने तुरंत डोलोरेस की तरफ देखा और बिना एक पल गंवाए उसके ऊपर अपना क्लोक डाल दिया। धधकती हुई आग अब चारों तरफ फैल रही थी। विकोर को साफ समझ आ रहा था ये अच्छा नहीं हो रहा। उन्हें एक तरफ से कुछ आवाजें आई। दोनों ने मुड़कर देखा और उनकी आंखें हैरानी और उलझन से भर गई। आग के बीच से एक जोड़ी चमकदार लेदर बूट्स धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। लाल बालों वाली एक औरत जैसे आग की रानी खुद चल कर आ रही है, हर कदम जैसे लपटों को चीरता हुआ। वो औरत अब उनके बिल्कुल सामने थी। वाइकर की नजरें अब उसी पर टिक गई। उसका चेहरा देख एक हल्की सी हैरानी उसके चेहरे पर उभरी। ये मेरी फ्यूचर वाइफ है। लेकिन तभी उसके मन में एक आवाज गूंजी, 0 पॉइंट्स, 0 आउट ऑफ 100 इस एटीट्यूड के लिए। वो औरत अब एक तक वाइकर को देख रही थी और फिर अपना हाथ उठाया। एक और आग का गोला उसकी हथेली में उभर आया और बिना कोई चेतावनी थी वो उसे वाइकर की ओर फेंकने को तैयार थी।